दोस्तों, ये स्टोरी का 10वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं, तो हमने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। शिवाय ने कहा, सॉरी, अगर तू नहीं उठा तो मैं तेरी बहन को अपने साथ रघुवंशी मेंशन ले जाऊंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगा। तभी वहां राजवीर आ गया और राजवीर ने शिवाय को संभालते हुए कहा, सर बस कीजिए, सौर्य जा चुका है। शिवाय ने राजवीर का हाथ झटका, फिर राजवीर की बाजू पकड़कर सौर्य को सामने लाते हुए कहा, देख, भूल गया, यह हमारा सीनियर था। इसने हमारे कितने असाइनमेंट बनाए हैं। तुझे पता है, इसने खुद को मुझे बेच दिया। तुझे पता है क्या, अगर मैं तुझे रीजन बताऊंगा ना, तो तू मुझे उठकर अभी कहेगा, सिवाय तू सच में बहुत कठोर दिल का है। शौर्य ने अभी तक रिएक्ट नहीं किया। शौर्य की हार्ट बीट गिरती जा रही थी। जैसे जैसे शौर्य की हार्ट बीट गिर रही थी, वैसे वैसे शिवाय का दिमाग खराब हो रहा था। शिवाय ने पास रखे एक जग को उठाया और फर्श पर दे मारा। शिवाय ने उस कमरे में रखे छोटे मोटे सामान को तोड़ना शुरू कर दिया। शिवाय ने जोर जोर से शौर्य के पलंग पर मारा और चिल्लाकर कहा, कुत्ते कमीने, उठ जा कमीने, उठ जा, साले गधे बंदर, उठ जा। शिवाय को गुस्सा आ गया और उसने शौर्य के पास आकर शौर्य के सीने में एक पंच मारा और तभी शौर्य की हार्ट बीट चलने लगी। राजवीर ने देखा तो हैरान हो गया। राजवीर ने शिवाय को पीछे से पकड़ा और बोला, शौर्य की हार्ट बीट चल रही है, डॉक्टर को बुलाना होगा। शिवाय ने मशीन को देखा जहां शौर्य की हार्ट बीट वर्क कर रही थी। राजवीर ने चिल्लाकर डॉक्टर को बुलाया और कुछ ही सेकंड में डॉक्टर वहां आ गए। डॉक्टर ने इशारों में राजवीर को वहां से जाने के लिए कहा। शिवाय वहां से जाना नहीं चाहता था, लेकिन डॉक्टर के कहने की वजह से राजवीर उसे जबरदस्ती कमरे से बाहर ले गया। राजवीर ने दृष्टि से कहा, दृष्टि, सॉरी, ठीक है, उसकी हार्ट बीट चल रही है, प्लीज तुम रो मत। शिवाय अभी गुस्से में था और लंबी लंबी सांसें ले रहा था। शिवाय बार बार सौर्य के पास जाना चाहता था, लेकिन राजवीर उसे पकड़ रहा था। शिवाय ने कहा, छोड़ दे राजवीर, तुझे नहीं पता, सौर्य बहुत ढीठ है, वह कोई बात प्यार से नहीं मानता, उसे हमेशा ब्लैकमेल करना पड़ता है। लेकिन राजवीर ने भी शिवाय को कसकर पकड़ा हुआ था। राजवीर बोला, सर वह ठीक है, ठीक हो जाएगा, आप खुद को संभाले। करीब 4-5 मिनट बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, सौर्य अब काफी हद तक ठीक है। यह चमत्कार कैसे हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन मेडिकल साइंस में मैंने पहली बार देखा है कि कोई मौत की देहरी से वापस आ गया। राजवीर बोला, सॉरी, कब तक ठीक हो जाएगा? डॉक्टर बोला, शरीर के 2 हिस्सों में बुलेट लगी है, तो ठीक होने में तो टाइम लगेगा, कम से कम 3 से 4 महीने लग जाएंगे, उन्हें यहीं हॉस्पिटल में रहना होगा। दृष्टि ने आंसू पोंछते हुए कहा, डॉक्टर कितना खर्चा आएगा? यह बात सुनकर शिवाय और राजवीर दोनों हैरान थे। शौर्य और दृष्टि दोनों ही राजपूत फैमिली से बिलोंग करते थे, जिस फैमिली के पास बेशुमार दौलत थी। दृष्टि का डॉक्टर से ऐसा पूछना राजवीर और शिवाय दोनों से हजम नहीं हो रहा था। तभी शिवाय बोला, दृष्टि तुम टेंशन मत लो, पैसे मैं सबमिट कर दूंगा। दृष्टि ने थोड़ा स्वाभिमान के साथ कहा, ठीक है मिस्टर शिवाय रघुवंशी, जब मेरा भाई ठीक हो जाएगा तो वह आपके सारे पैसे चुका देगा। शिवाय को दृष्टि की बात चुभ गई, लेकिन शिवाय ने तो दृष्टि को इससे भी ज्यादा चुभने वाली बातें बोली थी, इसलिए शिवाय ने दृष्टि की बात इग्नोर कर दी। राजवीर ने दृष्टि से कहा, अब सॉरी, ठीक है, तुम हवेली जाकर रेस्ट कर लो, शिवाय सर का ड्राइवर तुम्हें छोड़ आएगा, आज रात रेस्ट कर लो, कल सुबह आ जाना। दृष्टि बोली, मैं भाई को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, और मेरी आर्या, उसे भी तो मेरी जरूरत होगी, उसे होश आएगा तो वह भी तो पूछेगी कि उसकी दृष्टि दी कहाँ है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी, मेरे भाई बहनों को मेरी जरूरत है। राजवीर ने पूर्वी की तरफ इशारा किया। दृष्टि से कह रहा हूँ, प्लीज इसे ले जाओ, इसकी हालत अब यहाँ बैठने की नहीं है, इसे रेस्ट चाहिए। पूर्वी के बहुत ज्यादा समझाने पर दृष्टि पूर्वी के साथ उसके फ्लैट में चली गई, लेकिन शिवाय और राजवीर एक सेकंड के लिए भी वहां से नहीं हिले। राजवीर मन ही मन सोच रहा था, शिवाय सर कभी कभी समझ में नहीं आते, शौर्य को खुद टॉर्चर कर रहे थे तो ठीक था, अब हमेशा के लिए जा रहा था तो उस पर इतना चिल्लाए कि बेचारा वापस भी आ गया। समझ से बाहर है यह आदमी, पता नहीं उसके दिल में क्या चलता रहता है। शिवाय खड़ा था और उसका दिल और दिमाग उसे देख रहे थे। शिवाय का दिल कुछ बोलने ही वाला था, उससे पहले ही शिवाय दांत भींचते हुए कहा, मेरा मूड बहुत खराब है, तुम दोनों अपनी बकवास शुरू मत कर देना। अगर चाहते हो कि मैं तुम दोनों को गोली ना मारूं तो चुपचाप जहां हो वहीं पर रहो।
ज्यादा बाहर आने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर बाद शिवाय आर्या के कमरे में गया। आर्या अभी बेहोश बेड पर लेटी थी। शिवाय आर्या के पास जाकर बोला, सॉरी, ठीक हो जाएगा छुईमुई, टेंशन मत लो, 4-5 महीने लगेंगे लेकिन सॉरी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब तुम भी जल्दी से ठीक हो जाओ। सॉरी जब होश में आएगा तो सबसे पहले तुम्हारे बारे में पूछेगा, इसलिए जल्दी ही ठीक हो जाओ। सौर की जान बसती है तुम्हारे में। शिवाय और राजवीर पूरी रात नहीं सोए। पूरी रात वह कॉरिडोर में ही थे। कभी बैठ जाते, कभी खड़े हो जाते। राजवीर ने कई बार शिवाय को घर जाने के लिए कहा, लेकिन शिवाय ने राजवीर की बात नहीं मानी। शिवाय बीच बीच में आर्या को देखने भी चला जाता था। पुश्तैनी हवेली। काका भी हर्षवर्धन के बोलने का इंतजार कर रहे थे, पर हर्षवर्धन सोच रहा था कि वह काका को क्या कहे, कैसे बताए कि वह हीर को किस करके आया है। काका ने हर्षवर्धन को ज्यादा परेशान ना करते हुए कहा, वह पूछने आई थी कि तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं। मेरी तबीयत? हर्षवर्धन ने हैरानी से पूछा। काका बोले, हाँ, वह कह रही थी कि उसके हाथ का छुआ हुआ आम तुमने छुआ था, उसकी छुई हुई चीज की वजह से तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं हो गई, तुम्हारा हाल चाल पूछने आई थी। मैंने कह दिया, बिटिया, यह सब वहम होता है, तुम्हारे छूने से कोई चीज अपशगुन ही नहीं होती, बल्कि उसकी तो कीमत बढ़ जाती है। हर्षवर्धन ने काका की बात सुनी और वह खुश हो गया। हर्षवर्धन ने मन ही मन कहा, क्या सच में मेरे बीमार होने से हीर को फर्क पड़ता है? क्या सच में वह मेरा हाल चाल पूछने आई थी? अच्छा है मैं बीमार नहीं हुआ, वरना वह बेचारी तो खुद को फिर से दोष देने लगती। हर्षवर्धन सोचता हुआ अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह जब हर्षवर्धन की आंख खुली तो हीर भजन गा रही थी। हर्षवर्धन के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन बालकनी में खड़ा हो गया, जहां हीर की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। हर्षवर्धन ने आंखें बंद कर ली और वह हीर की आवाज में खो गया। हर्षवर्धन आंखें बंद किए हुए हीर की आवाज में खो गया था, तभी उसके कानों में काका की आवाज पड़ी। हर्षवर्धन बेटा उठ गए। हर्षवर्धन ने आंखें खोलकर कहा, हाँ काका। हीर के भजन की आवाज सुनकर आंख खुल गई। बहुत मीठा गाती है। काका ने हर्षवर्धन को चाय का कप पकड़ाते हुए कहा, इस कोयल को घर क्यों नहीं ले जाते? हर्षवर्धन ने काका के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। काका ने फिर कहा, कुछ पूछ रहा हूँ। हर्षवर्धन, कुछ कहोगे नहीं? कभी न कभी तो शादी करोगे। हीर बहुत अच्छी है, 7 साल से देख रहा हूँ इस लड़की में कोई खोट नहीं है, और क्या पता तुम्हारे हाथों ही इसकी खुशियां लिखी हों। जहां तक मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे नहीं लगता कि तुम इसीलिए हीर से शादी नहीं करना चाहते, क्योंकि वह कम पढ़ी लिखी है, गांव की है, पारंपरिक कपड़े पहनती है। बताओ बेटा, क्यों नहीं करना चाहते हीर से शादी? देखो हर्षवर्धन, कुछ दिनों बाद तुम यहाँ से चले जाओगे, उसके बाद 6-7 महीने बाद ही वापस आओगे। मैं चाहता हूँ तुम इन कुछ दिनों में ही हीर को अपने साथ ब्याह कर ले जाओ। वह पीहू को भी बहुत प्यार करेगी। हर्षवर्धन ने चाय की सिप लेकर कप को साइड में रखा और बोला, अच्छा काका, आपकी बात पर गौर करूंगा। तभी पीहू भी उठकर बालकनी में आ गई और हर्षवर्धन की गोद में बैठ गई। पीहू ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से हर्षवर्धन के गाल को छूकर कहा, डैड, पीहू को काऊ देखनी है। प्लीज सिंड्रेला दी के पास चलो, मुझे काऊ देखनी है। हर्षवर्धन को पीहू की बात अच्छी लग रही थी, क्योंकि हर्षवर्धन के पास हीर को देखने का एक और मौका था। हर्षवर्धन बोला, हाँ बिल्कुल, मेरी प्रिंसेस काऊ देखने जरूर जाएगी। अब आप जल्दी से ब्रश करके फ्रेश हो जाओ, फिर हम काऊ देखने चलेंगे। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सौर्य को थोड़ी देर के लिए होश आया था और उसने अपने आसपास डॉक्टरों को देखा। करीब 5 मिनट बाद वह फिर से बेहोश हो गया। शिवाय और राजवीर, जो पूरी रात नहीं सोए थे, वह दोनों डॉक्टर के केबिन में बैठे हुए थे। दोनों ही डॉक्टर का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर में एक सीनियर डॉक्टर केबिन में आ गया। वह डॉक्टर, जिसकी उम्र करीब 60 साल होगी, और वह एक सीनियर डॉक्टर था। उम्र के साथ साथ उसे काफी तजुर्बा हो गया था। राजवीर ने डॉक्टर से पूछा, अब कैसी कंडीशन है सौर्य की? डॉक्टर बोला, उन्हें कुछ देर के लिए होश आया था, अब वह धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। 1 हफ्ते तक उनकी हालत ऐसी ही रहेगी, उसके बाद वह पूरी तरह से बात करने लायक हो जाएंगे। शिवाय बोला, और उसकी बहन आर्या, उसकी हालत कैसी है? डॉक्टर हैरानी से शिवाय को देखकर बोला, मिस्टर रघुवंशी, आपको जानकर हैरानी होगी कि वह लड़की की हालत बहुत बुरी है, इतनी कि आने वाले कुछ साल में वह मर भी सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर राजवीर और शिवाय दोनों ही हैरान थे। डॉक्टर बोला, समझ नहीं आता,
आपने अब तक इस लड़की का इलाज क्यों नहीं करवाया? यह लड़की पागल होने की दहलीज पर खड़ी हुई है। अगर कुछ महीनों में इसका ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ तो यह लड़की पागल हो जाएगी। शिवाय और राजवीर दोनों हैरान थे। दोनों को इतना तो पता था कि आर्या बीमार है, लेकिन वह किस बीमारी से गुजर रही है वह दोनों नहीं जानते थे। ना ही उन दोनों ने कभी आर्या की आवाज सुनी थी। शिवाय ने पूछा, आप मुझे प्लीज एक्सप्लेन करेंगे कि उस लड़की को क्या हुआ है? डॉक्टर बोला, मिस्टर रघुवंशी, उस लड़की के अंदर कोई फीलिंग नहीं है। उसकी सारी फीलिंग खत्म हो चुकी है। उसके दिमाग में बस एक डर है। उसके अंदर बस एक फीलिंग बची है, वह है डर। आप इस लड़की को कितना भी टॉर्चर कर लो, परेशान कर लो, मार लो, पीट लो, उसे कुछ असर नहीं होगा, क्योंकि इस लड़की के दिमाग ने महसूस करना ही बंद कर दिया है। यह लड़की बोलती भी इसीलिए नहीं है। ऐसा नहीं कि लड़की गूंगी है या किसी एक्सीडेंट में इसकी आवाज चली गई। यह लड़की बोलना ही नहीं चाहती। पिछले 10 सालों से यह लड़की बोली नहीं है। इसका दिमाग बोलना ही भूल गया है। लेकिन अगर इसके दिमाग को सही डायरेक्शन में ले जाएं तो यह लड़की ठीक हो सकती है। शिवाय को अब जाकर समझ में आया कि जब वह आर्या को परेशान करता था तो आर्या रिएक्ट क्यों नहीं करती थी। क्यों एक रोबोट की तरह काम ही करती रहती थी? क्यों सौर उसे लेकर और पजेसिव था? क्यों हमेशा सौर बोलता रहता था कि आर्या से दूर रहे, वह बीमार है? क्यों दृष्टि ने कहा कि उसे नॉलेज नहीं है, वह फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं जानती? अब जाकर शिवाय को समझ आ रहा था कि आर्या के साथ उसने कितना गलत कर दिया। शिवाय बोला, लेकिन यह सब कुछ हुआ कैसे? मतलब ऐसे कैसे बन गई? क्या यह सब जन्म से था या किसी एक्सीडेंट होने के बाद? डॉक्टर ने कहा, मिस्टर रघुवंशी, जन्म से नहीं था। इस लड़की को बहुत टॉर्चर किया गया है। इस लड़की के दिमाग में डर बैठ गया और वह डर इस कदर बैठा दिया है कि अब उसे कुछ भी महसूस नहीं होता। वह हर दूसरी चीज को देखकर डर जाती है। करीब यह सब 8 या 10 साल पहले से शुरू हुआ है। पिछले 10 साल से ही इसकी तबीयत खराब है। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आता कि आप लोगों ने इसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं करवाया? शिवाय बोला, मैं इसका ट्रीटमेंट करवाता हूँ। आप बताइए इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा और कहाँ होगा, किस कंट्री में होगा? मैं इसका ट्रीटमेंट करा लूंगा। डॉक्टर बोला, मिस्टर रघुवंशी, इस लड़की के ट्रीटमेंट में बहुत खर्चा आएगा। यह ट्रीटमेंट आम ट्रीटमेंट नहीं होता। शिवाय ने पूछा, डॉक्टर, पैसों की टेंशन मत कीजिए और आप इस लड़की का ट्रीटमेंट कीजिए। डॉक्टर ने कहा, मिस्टर शिवाय रघुवंशी, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद मैंने यह रिपोर्ट आज से 3 साल पहले भी देखी थी। तब भी एक आदमी जो यह रिपोर्ट लेकर आया था उससे यही कहा था, इसका ट्रीटमेंट करवा लीजिए, लेकिन उसके पास शायद पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने इस लड़की का ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करवाया। राजवीर ने जिज्ञासा के साथ पूछा, क्या आप याद करके बता सकते हैं कि अभी आपने जिस लड़के के सीने से बुलेट निकाली है, शायद वह इस लड़की की रिपोर्ट लेकर आया हो? मेरा मतलब है, जिस लड़के का ट्रीटमेंट आप कर रहे हैं, शौर्य राजपूत। यह लड़की शौर्य राजपूत की बहन है और शायद शौर्य राजपूत ही आपके पास इस लड़की की रिपोर्ट लेकर आया हो। डॉक्टर बोला, इतना तो मुझे याद नहीं, लेकिन यह रिपोर्ट मैंने पहले देखी है। क्योंकि ऐसी रिपोर्ट रोज तो आती नहीं, इसलिए मेरे माइंड में इस लड़की की रिपोर्ट रह गई। डॉक्टर ने अपने एक असिस्टेंट को बुलाया और उसे देखकर कहा, यह जिस लड़की की रिपोर्ट है यह मैंने 3 साल पहले देखी थी या शायद 4 साल पहले। मुझे कंफर्म करके बताओ कि यह रिपोर्ट कौन लेकर आया था। असिस्टेंट ने वह रिपोर्ट ली और चला गया। करीब 10 मिनट बाद वापस आया और बोला, सर, यह शौर्य राजपूत नाम का लड़का लड़की की रिपोर्ट लेकर आया था। यह वही लड़का है जिसका ऑपरेशन आपने कल रात किया है। धीरे धीरे आर्या की गुत्थी सुलझने लगी। राजवीर ने कहा, इसका मतलब है सर, शौर्य के पास पैसा नहीं है। जो दिख रहा है वह है नहीं। यह बात तो कन्फर्म हो गई कि शौर्य का सारा पैसा राणा ने दबा कर रखा हुआ है। वरना सर, आप ही खुद सोचिए, शौर्य राजपूत इंडस्ट्रीज का मालिक होने के बाद भी बेंगलुरु में एक जॉब कर रहा है। सर, मुझे लगता है आपसे कहीं ना कहीं गलती हो गई हो। हो सकता है एक्सीडेंट भी शौर्य ने ना किया हो और राणा ने सारे इल्जाम शौर्य पर डाल दिए हैं। शिवाय की आंखों में अब गुस्सा उतर आया और उसने दांत भींचते हुए कहा, रणविजय सिंह राणा, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अगर यह बात सच हुई कि तुमने मेरे दोस्त को मुझसे दूर किया या करने की कोशिश की तो तुम्हारी मौत पक्की।
शिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, राजवीर दोबारा से छानबीन करो, पता करो कि एक्सीडेंट शौर्य ने किया था या पुलिस के सामने शौर्य ने मजबूर होकर एक्सेप्ट किया था। पता करो प्रताप इंडस्ट्रीज के शेयर किस किस के नाम है, प्रताप इंडस्ट्रीज का असली मालिक कौन है, शौर्य बेंगलुरु में एक मामूली सी जॉब क्यों कर रहा है, आर्या की तबीयत कैसे खराब हुई। राजवीर मुझे यह भी कंफर्म करके बताओ, क्या दृष्टि की आंखें एक्सीडेंट में गई या उसे भी रणविजय सिंह राणा ने अपनी चालाकी का शिकार बनाया है। शिवाय ने डॉक्टर को देखकर कहा, आप इस लड़की का ट्रीटमेंट कीजिए, पैसों की टेंशन मत लीजिए। मैं चाहता हूँ कि जब यह लड़की हॉस्पिटल से जाए तो उसके अंदर उसकी सारी फीलिंग आ जाए। डॉक्टर बोला, मिस्टर रघुवंशी इतना आसान नहीं है, यह लड़की धीरे धीरे बीमार हुई है तो धीरे धीरे ही ठीक होगी। जितना ट्रीटमेंट मुझसे होगा मैं करूँगा। बाकी तो इस लड़की को एक ऐसा इंसान चाहिए जिस पर यह ट्रस्ट कर सके, जो इस लड़की से प्यार से बात करे। अगर इस लड़की के अंदर एक भी फीलिंग डेवलप हो गई तो यह लड़की बोलने की कोशिश करेगी और फिर यह बोल भी सकती है। डॉक्टर ने अपनी बात जारी करते हुए कहा, देखो मिस्टर रघुवंशी, मैं उम्र में और तजुर्बा में आपसे कहीं ज़्यादा बड़ा हूँ, इसीलिए अपने तजुर्बे के साथ कह रहा हूँ, कुछ ट्रीटमेंट प्यार से होते हैं। इस लड़की को इस वक्त प्यार की बहुत ज़रूरत है। अगर इसे प्यार के साथ ठीक किया जाएगा तो शायद इसे ज़्यादा मेडिसिन खाने की ज़रूरत ही ना हो और ना ही किसी थेरेपी की। यह लड़की वैसे ही ठीक हो जाए। आप किसी ऐसे इंसान को हायर कीजिए जो इस लड़की के करीब रहे, जो इस लड़की की बातों को समझने की कोशिश करे, जो इस लड़की के साथ खेले, इसके साथ खाना खाए, इसे बच्चों की तरह रखे। जब यह लड़की उस इंसान पर यकीन करने लगेगी तो धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाएगी। शिवाय ने डॉक्टर के सामने हाँ में गर्दन हिलाई, जैसे कह रहा हो ठीक है। फिर शिवाय और राजवीर दोनों डॉक्टर के केबिन से बाहर आ गए। शिवाय ने राजवीर को देखकर कहा, आर्या के लिए किसी अच्छे केयर टेकर को हायर करो। राजवीर अब शिवाय के दिल की हालत कुछ तो समझ गया था, इसलिए राजवीर ने शिवाय को थोड़ा सा जलाने के लिए कहा, सर केयर टेकर की क्या ज़रूरत है, मैं हूं ना। लिटिल गर्ल के साथ मैं बात करूंगा, मैं उसके साथ खेलूंगा, मैं उसके साथ खाना खाऊंगा। राजवीर के मुंह से आर्या का नाम सुनकर शिवाय को कहीं ना कहीं जलन तो हो रही थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी जलन को दबा लिया। शिवाय बोला, मैं किसी लड़की की बात कर रहा हूँ, लड़की को हायर करो। तभी दृष्टि की आवाज राजवीर और शिवाय के कानों में पड़ी, जो पूर्वी के साथ हॉस्पिटल आ चुकी थी। दृष्टि ने बोला, मेरी बहन के लिए किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं मेरी बहन को खुद संभाल सकती हूँ। दृष्टि की बात सुनकर राजवीर और शिवाय ने एक दूसरे को देखा। राजवीर ने दृष्टि को समझाते हुए कहा, देखो दृष्टि, राजवीर ने इतना ही कहा था कि दृष्टि उसे रोकते हुए बोली, देख ही तो नहीं सकती। राजवीर, अगर देख सकती तो मिस्टर रघुवंशी मेरी मजबूरी का फायदा नहीं उठाते, देख सकती तो सिवाय रघुवंशी मेरी इंसल्ट नहीं करते, देख सकती तो मेरा भाई इन दोनों बहनों के सामने मजबूर ना हुआ होता। प्लीज राजवीर, हम तीनों भाई बहनों को अकेला छोड़ दो। शिवाय को समझ नहीं आ रहा था वह दृष्टि से क्या कहे। शिवाय अपने एटीट्यूड की वजह से दृष्टि को सॉरी तो बिल्कुल नहीं बोलता। यह बात राजवीर भी जानता था कि किसी के सामने झुकना शिवाय की फितरत नहीं है, चाहे शिवाय की कितनी भी गलती हो। शिवाय हमेशा अकड़ कर ही रहता था। राजवीर ने सिचुएशन को संभालते हुए दृष्टि के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ा और उसे एक चेयर पर बिठा दिया। राजवीर खुद पंजों के बल बैठ गया। राजवीर बोला, मेरी बात सुनो दृष्टि, मैं शौर्य को आज से नहीं, कॉलेज टाइम से जानता हूँ। शायद तुम्हें पता नहीं, मैं शिवाय और शौर्य दोनों का सीनियर था। यह दोनों मेरे बनाए हुए नोट से ही पढ़कर पास होते थे। कह सकती हो कि मैं एक टाइम में इन दोनों का ट्यूशन टीचर था। आज सिचुएशन कुछ अलग है। खैर छोड़ो, या तो रही मेरी बात। अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या तुम नहीं चाहती शौर्य और आर्या पूरी तरह से ठीक हो जाएं? कुछ देर के लिए दुश्मनी भूल जाओ और बस अपने भाई बहन के बारे में सोचो। देखो दृष्टि, जैसे शौर्य को मैं अपना छोटा भाई समझता हूँ, उस हिसाब से तुम भी मेरी छोटी बहन हुई, और तुम ही क्यों, लिटिल गर्ल भी मेरी छोटी बहन जैसी हुई। तो क्या तुम अपने बड़े भाई की बात नहीं मानोगी? मेरी बात मान लो दृष्टि, शिवा सर जो कर रहे हैं उसी में आर्या और शौर्य की भलाई है। लिटिल गर्ल जब पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो मैं वादा करता हूँ
मैं खुद तुम्हारे पास आर्या को लेकर आऊंगा। राजवीर की बात सुनकर दृष्टि ने राजवीर की हथेली को कसकर पकड़ लिया। दृष्टि की आंखों से आंसू गिरने लगे। दृष्टि बोली, एक ही रात में इतना कुछ देख चुकी हूँ कि किसी पर यकीन करने का मन नहीं करता। राजवीर दृष्टि को समझाते हुए बोला, दृष्टि तुम्हारे दिल की हालत समझ रहा हूँ, तुम सच कह रही हो। तुम जिस हालातों से निकली हो उस हालात में हम पर भी यकीन करना तुम्हारे लिए मुश्किल, लेकिन तुम्हारे पास फिलहाल हम पर यकीन करने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। दृष्टि, एक बार अपने स्वाभिमान को एक तरफ रख कर प्रैक्टिकल होकर सोचो। इस वक्त सिवाय सर का सपोर्ट ही शौर्य और आर्या को ठीक कर सकता है। अगर आर्या का ट्रीटमेंट अभी शुरू नहीं हुआ तो तुम अपनी आर्या को खो दोगी। राजवीर के इतना समझाने से दृष्टि इतना तो समझ गई कि राजवीर कह तो सही रहा है। आखिर सिवाय के सपोर्ट की वजह से ही तो वह शौर्य को हॉस्पिटल लेकर आई थी। दृष्टि ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, ठीक है राजवीर, तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन जब मेरा भाई ठीक हो जाएगा तो वह सिवाय रघुवंशी के एक एक पैसे की भरपाई कर देगा। राजवीर बोला, दृष्टि अब तुम घर जाओ, एक हफ्ते बाद आना। एक हफ्ते बाद तक शौर्य इतना ही ठीक हो जाएगा कि वह तुमसे बात कर सके। इस बीच हॉस्पिटल आकर क्या करोगी? लिटिल गर्ल को मैं रघुवंशी मेंशन लेकर जा रही हूँ। या सुनते ही दृष्टि की आंखों से फिर से पानी आ गया। दृष्टि ने फिर से राजवीर की हथेली को कसकर दबाया और बोली, मेरा दिल इजाजत नहीं देता कि मैं अपनी आर्या को रघुवंशी मेंशन भेजूं। सिवाय ने फिर उसके साथ कुछ गलत किया तो नहीं, आर्या का ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में ही होगा। आर्या रघुवंशी मेंशन नहीं जाएगी। राजवीर बोला, दृष्टि, मैं जो बताऊंगा तुम्हें उस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन फिर भी सच बताकर देखता हूँ, शायद तुम समझ जाओ। शिवा सर आर्या के साथ कुछ करना नहीं चाहते थे, वह तो बस शौर्य को डराना चाहते थे। फिर भी अगर तुम्हें इस बात पर यकीन नहीं है तो मैं कसम खाकर कहता हूँ, अगर आर्या के साथ उस घर में कुछ भी गलत हुआ तो तुम राजवीर का मरा हुआ मुंह देखोगी। दृष्टि ने जल्दी से राजवीर के मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए कहा, ऐसा मत कहिए भैया, एक भाई मौत को छू कर आया है, अब आपको भी कुछ हो जाएगा तो मैं गिल्ट से मर जाऊंगी। राजवीर भी थोड़ा इमोशनल हो गया। उसने दृष्टि के सिर पर हाथ रख कर कहा, मैं वादा करता हूँ आर्या को रघुवंशी मेंशन में कोई तकलीफ नहीं होगी। दृष्टि ने राजवीर के वादे पर भरोसा करते हुए आर्या को रघुवंशी मेंशन जाने की परमिशन दे दी। सिवाय दृष्टि से राजपूत हवेली के बारे में बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसने अभी दृष्टि से बात करना ठीक नहीं समझा। वह जानता था अगर वह दृष्टि से बात करेगा तो दृष्टि का सारा गुस्सा उस पर उतरेगा, इसलिए सिवाय ने चुप रहना ही बेहतर समझा। पूर्वी दृष्टि को हॉस्पिटल से ले गई। पुश्तैनी हवेली। हर्षवर्धन तैयार हो रहा था। हर्षवर्धन ने पूरे कमरे में कपड़े ही कपड़े फैलाए हुए थे। हर्षवर्धन को समझ नहीं आ रहा था वह आज चौधरी साहब के घर क्या पहनकर जाए। हर्षवर्धन कपड़े निकालता, मिरर में देखकर अपनी बॉडी पर लगाता और फेंक देता। पीहू तो कब से पिंक कलर का फ्रॉक पहनकर बेड पर बैठी थी और हर्षवर्धन को देख रही थी। पीहू अपनी डॉल के साथ खेलती हुई बोली, डैडी जल्दी करो ना, पीहू को काऊ देखनी है। हर्षवर्धन बोला, बस बेटा, अभी 2 मिनट में तैयार हो जाऊंगा। काका पीछे से हंसते हुए बोले, पिछले 2 घंटे से यही बोल रहे हो। बेचारी पीहू कब से तैयार होकर बैठी है और तुम हो कि तैयार होने का नाम ही नहीं ले रहे। हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं काका, यह सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, मैं इन कपड़ों को पहनकर नहीं जाऊंगा। कुछ अच्छा सा ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मिल ही नहीं रहा है। मेरे पास कपड़े हैं ही नहीं। लगता है वापस आकर सबसे पहले अपने लिए कपड़े खरीदने पड़ेंगे। हर्षवर्धन की बात सुनकर पीहू ने कहा, काका को देखा और काका ने पीहू को। फिर दोनों ने कमरे में नजर घुमाई जहां दुनिया भर के कपड़े फैले हुए थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा और हंसने लगे। फाइनली इतना बेचैन होने के बाद हर्षवर्धन ने पिस्ता ग्रीन कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर की जीन्स निकाली। हर्षवर्धन ने वह कपड़े पहन बालों को जेल से सेट किया, बॉडी परफ्यूम मारा। हर्षवर्धन मिरर में खड़ा हुआ खुद को निहार रहा था। तभी उसके कानों में काका की आवाज आई, बेटा तैयार हो तो ऐसे हो रहे हो
जैसे आज की बारात लेकर जाओगे। हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर कहा, आप होते हो ना तो सिवाय और विराज की कमी महसूस नहीं होती, उन दोनों की कमी आप ही पूरी कर देते हो। पूरा तैयार होकर हर्षवर्धन ने पीहू को गोद में उठाया और बोला, अच्छा काका चलता हूँ। काका ने फिर से हर्षवर्धन को छेड़ते हुए कहा, बता तो ऐसे रहे हो जैसे वापिस जा रहे हो। अरे यही सामने वाले घर में ही तो जा रहे हो, उसमें भी इतना ज्यादा एक्साइटेड बता रहा हूँ। हर्षवर्धन, हीर को अपने साथ ले जाओ वरना चैन से नहीं रह पाओगे। हर्षवर्धन बोला, चलिए काका मान लेता हूँ आपकी बात, कोशिश करूंगा कि हीर मुझसे शादी कर ले। हर्षवर्धन पीहू को लेकर चौधरी साहब के घर आ गया। चौधरी साहब ने हर्षवर्धन को देखा तो बहुत अच्छे से उसका वेलकम किया। चौधरी साहब ने हर्षवर्धन को सोफे पर बैठाते हुए कहा, रघुवंशी साहब, हमारे घर कोई काम था तो मुझे बता दिया होता, मैं आ जाता। आप इतनी पर्सनल फ्री होकर हमारे घर आए हैं, हमारे तो भाग जाग गए। जरूर कोई मोती दान किए होंगे जो पिछले कुछ दिनों में 2 बार आपके दर्शन हो गए। हर्षवर्धन ने आंगन में नजर घुमाते हुए कहा, वह क्या है ना चौधरी साहब, मेरी पीहू को गाय देखनी थी, बार बार जिद कर रही थी तो मैं यहाँ गाय दिखाने ले आया। पीहू ने हर्षवर्धन की गोद में बैठकर हर्षवर्धन के कान में कुछ कहा। चौधरी साहब बोले, आपकी बेटी क्या कह रही है? हर्षवर्धन बोला, यह हीर से मिलना चाहती है। पीहू हीर को सिंड्रेला दी कहती है लेकिन हीर दिखाई नहीं दे रही। चौधरी साहब ने हीर को आवाज लगाई और हीर का कमरा आंगन में एक कोने में बना हुआ था। हीर बाहर आई। हर्षवर्धन ने देखा तो हीर अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थी। चौधरी साहब ने हीर को देखकर कहा, हीर, यह बच्ची तुमसे मिलने आई है, इसे गाय दिखा दो। हीर ने एक बार भी ना हर्षवर्धन की तरफ देखा और ना ही चौधरी साहब की तरफ, और हाँ में गर्दन हिला दी। हर्षवर्धन ने हीर की तरफ देखकर मन ही मन खुद से कहा, मैं तो इतना अच्छे से रेडी होकर आया हूँ, हीर ने तो एक नजर देखा भी नहीं। पीहू भागते हुए हीर के पास आई। पीहू हीर को छू पाती उससे पहले ही हीर की सास चिल्लाते हुए बोली, 10 बार कहा है तुझे हीर, इस बच्ची से दूर रह, तेरा साया इस बच्ची पर पड़ेगा तो बीमार हो जाएगी। हर्षवर्धन थोड़ा गुस्से में बोला, माँ जी, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, मुझे बस मेरी बेटी की खुशियां चाहिए। अगर मेरी बेटी हीर के साथ खेल कर खुश है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर्षवर्धन ने पीहू को इशारा किया और पीहू ने हीर के पैर पर अपने हाथ लपेट दिए। हर्षवर्धन हीर का चेहरा देखना चाहता था लेकिन हीर ने दुपट्टे से खुद को ऐसे कवर किया हुआ था कि हर्षवर्धन को हीर की बस आंखें दिखाई दे रही थी। लेकिन हर्षवर्धन ने हीर की आंखों में खालीपन देख लिया था। हर्षवर्धन चौधरी साहब से बात करता रहा और हीर पीहू को देखता रहा। हीर और पीहू एक दूसरे के साथ खुश थे, दोनों ही गाय को चारा खिला रही थी। हर्षवर्धन अब तक हीर को लेकर श्योर नहीं था लेकिन वह इतना समझ गया था कि उसकी पीहू उसके बाद अगर किसी पर विश्वास करती है तो वह है हीर। हर्षवर्धन ने हीर के लिए अपना मन पक्का कर लिया। हर्षवर्धन ने सोच लिया कि अब वह हीर से शादी करके हीर को यहाँ से ले जाएगा। थोड़ी देर बाद बात करके हर्षवर्धन ने पीहू को बुलाया। पीहू आकर हर्षवर्धन की गोद में बैठ गई। हर्षवर्धन को यही सही टाइम लगा। हर्षवर्धन ने सोचा, चौधरी साहब से हीर का हाथ मांग लेता हूँ। हर्षवर्धन बोला, चौधरी साहब, मुझे आपसे बात करनी थी। चौधरी साहब ने कहा, हाँ हाँ रघुवंशी साहब, क्या बात है? हर्षवर्धन बोला, आप तो जानते ही हैं मेरा डाइवोर्स हो चुका है, मैं शादी करना चाहता हूँ। आप भी जानते हैं मेरे घर में कोई बड़ा नहीं है, मैं ही अपने घर का बड़ा हूँ। कहते हुए अजीब लग रहा है लेकिन मैं अपने रिश्ते की बात करना चाहता हूँ। हर्षवर्धन इतना ही बोल पाया था कि उसका फोन वाइब्रेट होने लगा। हर्षवर्धन ने फोन रिसीव किया। वह फोन हर्षवर्धन के किसी क्लाइंट का था। हर्षवर्धन वह फोन इग्नोर नहीं कर सकता था, इसलिए हर्षवर्धन ने पीहू को गोद में उठाया और चौधरी साहब के घर से हवेली की तरफ आ गया। चौधरी साहब हर्षवर्धन को जाते हुए देख रहे थे, तभी चौधरी साहब का बेटा आया और बोला, पिताजी, मुझे लगता है रघुवंशी साहब हमारी तानिया का रिश्ता मांगने आए थे। यह सुनते ही चौधरी साहब की बहू भी खुश हो गई। चौधरी साहब की बहू बोली, यह तो अच्छी बात है पिताजी, जरा देखिए रघुवंशी का नाम पूरे राजस्थान में कितना फेमस है, वह खुद चलकर हमारी तानिया का रिश्ता मांगने आए हैं। मुझे तो रिश्ता मंजूर है, अगर रघुवंशी साहब कहेंगे तो मैं
तो अगले हफ्ते ही अपनी तान्या के हाथ पीले कर दूंगी। चौधरी साहब बोले, तुम दोनों चुप करो। रघुवंशी साहब ने अपने मुंह से तान्या का नाम नहीं लिया, और वैसे भी दिख नहीं रहा। रघुवंशी साहब 30 साल के हैं और उनकी एक बेटी भी है। चौधरी साहब की बहू बोली, क्या कह रहे हो पिताजी, हमारी तान्या भी 25 साल की हो गई। हमारी तान्या को भी तो कोई रिश्ता पसंद नहीं आता। मैं तो कहती हूँ इस रिश्ते के लिए हाँ कह दीजिए। चौधरी साहब बोले, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो। पहले इस बात की पुष्टि हो जाने दो कि वह हमारी तान्या का रिश्ता ही मांगने आए थे या किसी और का। चौधरी साहब का बेटा बोला, अरे पिताजी कैसी बातें कर रहे हो, भला तान्या के अलावा किसका रिश्ता मांगने आए होंगे। चौधरी साहब ने अपने बेटे को जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उसने एक बार हीर को देखा और मन ही मन कहा, शायद हीर का रिश्ता मांगने आया था। शायद अब हीर के बुरे दिन खत्म होने वाले हैं। अच्छा है अगर हर्षवर्धन रघुवंशी हीर से शादी कर ले, मेरे भी कुछ पाप धुल जाएंगे। बहुत सह लिया इस बच्ची ने, अब हर्षवर्धन के साथ बाकी की जिंदगी सुकून से बिताएगी। विराज मेंशन। पिछले कुछ दिनों से वीरा विराज की बहुत सेवा कर रही थी। उसके पैरों में डेली दवाई लगाती थी और मालिश करती थी। टाइम से मेडिसिन देती थी, खाना भी वही खिलाती थी जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। विराज अपनी व्हील चेयर पर बैठा हुआ वीरा ने उसका पैर उठाकर अपनी गोद में रखा हुआ था और उस पर मालिश कर रही थी। विराज की नज़र वीरा पर ही टिकी हुई थी। वीरा की झुकी हुई पलकें देखता था तो उसे बहुत अच्छा लगता था। तभी विराज के कानों में वीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी, सर आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी। विराज बोला, थी, लेकिन मुझे बुरे वक्त में छोड़कर चली गई। वीरा बोली, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। विराज बोला, रघुवंशी परिवार का सबसे छोटा बेटा हूँ और वह मुझे छोड़कर चली गई। तुम ही बताओ वीरा, ऐसी कौन सी मजबूरी होगी जो वह मुझे छोड़कर चली गई। कोई मजबूरी नहीं थी, उसने बस एक अपाहिज से शादी करना ठीक नहीं समझा और देखा जाए तो उसने प्रैक्टिकल होकर सोचा, शायद वह सही भी था। कौन अपाहिज से शादी करके जिंदगी भर उसका बोझ ढोता। वीरा बोली, अरे सर, जहाँ प्यार होता है वहाँ या अपाहिज होना बीच में नहीं आता। वहाँ बस प्यार होता है। हो सकता है उसकी कोई मजबूरी होगी इसलिए आपको छोड़कर चली गई। विराज थोड़ा गुस्से में बोला, कोई मजबूरी नहीं थी। मेरा एक्सीडेंट होने के बाद उसकी मजबूरी बाहर आ गई। उससे पहले तो उसकी कोई मजबूरी नहीं थी। वीरा ने कहा, अच्छा अच्छा सर, आप माफ कर दीजिए, आपको तो गुस्सा आ गया, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। वैसे उनका नाम क्या था। विराज बोला, रवीना टंडन। आपसे तो बहुत बड़ी हैं, आपने रवीना टंडन को पटा लिया। अरे वाह सर, आप तो बहुत टैलेंटेड हो, वीरा ने एक्साइटेड होकर बोला। विराज ने घूर कर वीरा को देखा और बोला, रवीना टंडन की बात नहीं कर रहा हूँ, रवीना की बात कर रहा हूँ, मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी। वीरा बोली, हाँ वही मैं सोचूं, भला कहाँ रवीना टंडन, इतनी बड़ी उम्र में आपकी माँ जितनी, कहाँ आप हैंडसम यंग चॉकलेट बॉय। वीरा तो अपने में बोलती रहती थी, उसे तो पता भी नहीं था कि वह विराज के बारे में क्या कुछ कह देती है और विराज उसकी बातों पर मुस्कुरा देता था। विराज बोला, अच्छा मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुमने अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचा है। वीरा बोली, पहले आपके पैर ठीक कर लूंगी, जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तब सिवाय सर मेरा कॉलेज में एडमिशन करा देंगे और मैं बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनकर आऊंगी और शादी नहीं करूंगी। तो विराज ने जिज्ञासा के साथ पूछा। वीरा अब भी विराज के पैरों की मसाज कर रही थी। वीरा बोली, सर मैंने इस बारे में सोचा नहीं है, मुझे कैसा लड़का चाहिए मुझे सोचना पड़ेगा। तभी पीछे से दीनू काका की आवाज आई। वह बोले, अरे बिटिया, इसमें सोचना क्या है, तुम्हें तो कोई देवता ही मिलेगा। तुम तो इतनी प्यारी हो कि साक्षात भगवान अवतार लेंगे तुमसे शादी करने के लिए। वीरा चिढ़कर बोली, काका कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मुझे देवता से शादी नहीं करनी, मुझे तो कोई सिंपल सा बंदा चाहिए जो बस मेरे दुख दर्द बांट सके। वैसे भी काका भगवान जी को बहुत सारे काम हैं, पूरी सृष्टि संभालना कोई आसान काम नहीं होता, लेकिन देखो वह संभालते हैं। वीरा की बात सुनकर दीनू काका और वीरा जोर जोर से हंसने लगे। दीनू काका ने नोटिस किया कि जब से वीरा विराज की जिंदगी में आई है, विराज मुस्कुराने लगा है। दीनू काका ने वीरा की तरफ देखा और फिर विराज की तरफ, जो दोनों ही हंस रहे थे। दीनू काका ने मन ही मन खुद से कहा, अगर यह अमीरी गरीबी का फर्क ना होता तो विराज वीरा दोनों कितने अच्छे लगते। काश भगवान मेरी सुन ले और इन दोनों की शादी करवा दे।
पर मैं जानता हूँ यह नामुमकिन है, क्योंकि विराज जब ठीक हो जाएगा तो उसके लिए तो एक से एक अमीर घर के रिश्ते आएंगे। लेकिन कहते हैं किसी के भाग्य में भगवान ने क्या लिखा है, किसी को क्या पता विराज के भाग्य में भी वीरा लिखी हो। रघुवंशी मेंशन सिवाय ने आर्या को गोद में उठाया हुआ था। आर्या इस वक्त सो रही थी। सिवाय राजवीर जब आर्या को हॉस्पिटल से घर लाए तो वह रास्ते में सो गई। सिवाय आर्या को गोद में उठाकर अपने बेडरूम की तरफ ले जाने लगा तो राजवीर ने पीछे से कहा, सर। सिवाय ने पलट कर देखा और बोला, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। छुई मुई मेरे बेडरूम में रहेगी और मैं किसी दूसरे कमरे में रहूंगा। सिवाय ने आर्या को बेड पर लिटा दिया और खुद दूसरे कमरे में चला गया। करीब 2 घंटे बाद आर्या की आंख खुली। आर्या को भूख लग रही थी, लेकिन वह इस भूख की फीलिंग से भी अनजान थी। आर्या को कोई कुछ भी खाने के लिए देता था, आर्या खा लेती थी। आर्या ने आसपास नजर घुमाकर देखा तो आर्या समझ गई कि वह सिवाय के कमरे में है। तभी कमरे के गेट पर उसने सिवाय को देखा, जो खाने की थाली लेकर खड़ा था। सिवाय को आर्या की पसंद के बारे में तो कुछ भी नहीं पता था, इसलिए उसने अपने हिसाब से पास्ता, चॉकलेट, पेस्ट्री सब कुछ बना दिया था। सिवाय प्लेट लेकर आर्या के पास आया और आर्या डर के मारे बेड से उतरकर खड़ी हो गई। सिवाय ने आर्या का हाथ पकड़ा और उसे सोफे पर बिठाया। आर्या ने कोई रिएक्ट नहीं किया, वह तो बस सिवाय से डर रही थी। सिवाय ने आर्या से पूछा, छुई मुई खाना खाओगी? आर्या ने ना में गर्दन हिला दी, क्योंकि उसे सिवाय से डर लग रहा था। उसे लगा अगर वह हाँ में गर्दन हिलाएगी तो सिवाय गुस्सा हो जाएगा। सिवाय शायद आर्या की दिल की बात समझ रहा था, क्योंकि उसे डॉक्टर ने भी कहा था कि आर्या के अंदर बस डर की फीलिंग है, बाकी सारी फीलिंग मर चुकी हैं। सिवाय ने मुस्कुराकर कहा, देखो अगर तुम यह सारा खाना खा लोगी तो मैं तुम्हें सौर्य से मिलवाने लेकर जाऊंगा। सौर्य का नाम सुनकर आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। आर्या खाना खाने लगी। आर्या ने सबसे पहले पेस्ट्री खाई। सिवाय समझ गया कि आर्या को पेस्ट्री पसंद है। धीरे धीरे आर्या ने आया हुआ सारा खाना खा लिया। नॉर्मल लड़कियां इतना खाना नहीं खाती, आर्या ने उससे ज्यादा खाना खाया था। सिवाय समझ गया कि आर्या सच में बहुत भूखी थी, लेकिन अपनी बीमारी के चलते किसी को बता नहीं पाती थी। तभी सिवाय के कमरे में ड्रैगन आ गया। ड्रैगन ने आर्या को देखकर भौंकना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार आर्या ड्रैगन से नहीं डरी। बिल्कुल उसने ड्रैगन को गोद में उठा लिया। सिवाय ने देखा तो आर्या ड्रैगन के सिर पर हाथ फेर रही थी। सिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, छुईमुई तुम्हें ठीक करना इतना मुश्किल भी नहीं है। तभी गेट पर राजवीर आया और उसने आर्या को देखकर कहा, चलो तुम दवाई ले लो। राजवीर ने आर्या को दवाई दी और आर्या ने वह 2 टैबलेट खा ली। सिवाय ने आर्या के लिए दुनिया भर के कपड़े मंगवा दिए। शाम को आर्या नहा धोकर एक टी शर्ट और लोअर पहनकर गार्डन में घूम रही थी। आर्या ने सर पर एक स्कार्फ बांधा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ रही थी। सिवाय बालकनी से उसे देख रहा था। सिवाय ने मन ही मन खुद से कहा, यह बिना बालों के भी कितनी सुंदर लगती है। सिवाय और राजवीर ने मिलकर आर्या के लिए केयर टेकर हायर करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो भी आता वह 2-3 दिन से ज्यादा नहीं टिकता, क्योंकि उसे आर्या के साथ बोरियत महसूस होती थी। जब कोई केयर टेकर नहीं मिला तो राजवीर सिवाय ने सोचा कि वह दोनों मिलकर ही आर्या का ध्यान रखेंगे। धीरे धीरे आर्या को रघुवंशी मेंशन अच्छा लगने लगा। वह वहाँ कंफर्ट फील करने लगी। आर्या को कोई काम नहीं करना होता था। वह नहाती, दवाइयाँ खाती, गार्डन में घूमती, ड्रैगन के साथ खेलती। इस बीच सिवाय और शौर्य को देखने हॉस्पिटल भी जाती थी। राजवीर दृष्टि का हाल चाल पूछने कभी कभी पूर्वी के फ्लैट में चला जाता था। करीब 1 हफ्ते बाद सिवाय राजवीर हॉस्पिटल गए। दोनों ने जैसे ही शौर्य के कमरे में एंटर किया, दोनों ने देखा शौर्य बेड पर टेप लगाकर बैठा हुआ था। शौर्य काफी हद तक ठीक हो गया था, लेकिन इतना नहीं कि वह बात कर सके। डॉक्टर ने उसे बातें करने के लिए मना किया था। शौर्य ने जैसे ही सिवाय को देखा, अपने पास रखे एक पिलो को उठाकर गुस्से में सिवाय की तरफ फेंक कर मारा। सिवाय ने वह कैच कर लिया। सिवाय ने शौर्य की तरफ आंख मारी और मुस्कुराकर बोला, नाइस। शौर्य को देखकर सिवाय समझ गया कि शौर्य सबसे पहले अपनी बहनों के बारे में पूछेगा, इसलिए उसने खुद ही बता दिया, शौर्य तेरी दोनों बहनें ठीक हैं। दृष्टि पूर्वी के फ्लैट में है और आर्या हमारे साथ रघुवंशी मेंशन। शौर्य ने गुस्से में सिवाय को देखा तो सिवाय ने फिर कहा, देख एक बार मेरी बात सुन ले, उसके बाद गुस्सा कर लियो। आर्या का इलाज कराना बहुत जरूरी है और मैं जानता हूँ तेरे पास पैसे नहीं हैं। रजावत इंडस्ट्रीज एक 40-42 साल का
आदमी गुस्से से अपने सामने खड़े हुए दो बॉडीगार्ड को घूर रहा था। उस आदमी के चेहरे पर काफी तेज था, बॉडी भी काफी अट्रैक्टिव थी। अच्छे अच्छे मॉडल को फेल कर दे आंखों में गुस्सा जो उसके पर्सनालिटी को और भी ज्यादा बढ़ा रहा था। उनमें से एक बॉडीगार्ड बोला, सर हम आपको बताना चाहते थे लेकिन आप इंडिया से बाहर थे। वह आदमी बोला, बाहर गया था, मर नहीं गया था। जो तुमने मुझे इतनी जरूरी बात बताना भी ठीक नहीं समझा। दूसरा बॉडीगार्ड जो नजर झुकाए खड़ा था वह धीरे से बोला, सर भगवान आपको लंबी उम्र दे, ऐसा मत कहिए। वह आदमी गुस्से में बोला, अब कैसी तबीयत है सौर की? पहला बॉडीगार्ड बोला, अब वह काफी हद तक ठीक है, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया था, सारा खर्च मिस्टर रघुवंशी ने किया है। सौर की तबीयत ठीक है, यह सुनते ही वह आदमी चेयर पर बैठ गया और अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, तुम दोनों समझते नहीं हो, शौर्य और उनकी बहनों में मेरी जान बसती है। वह तीनों बच्चे मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। मैं आज ही शौर्य से मिलने जाऊंगा। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में सिवाय आगे बोला, मैं यह भी जानता हूँ कि तेरा वह फूफा रणविजय सिंह राणा तेरी सारी प्रॉपर्टी पर कुंडली मारकर बैठा है। तेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए तू बेंगलुरु में एक मामूली से इंजीनियर की जॉब कर रहा है। पैसे न होने की वजह से तू आर्या का इलाज भी नहीं करवा पा रहा है। शौर्य सिवाय को घूर कर देख रहा था। शौर्य को डॉक्टर ने ज्यादा बात करने से मना किया था, इसलिए उसने धीरे से लेकिन गुस्से में कहा, मेरा बीपी हाई हो रहा है, जा यहाँ से। सिवाय बोला, गुस्सा क्यों कर रहा है? हमारी दुश्मनी एक तरफ और तेरी बहन का इलाज एक तरफ। अगले ही पल सिवाय ने आंख मारकर कहा, अबे साले, तेरी बहन मेरी भी तो कुछ लगती है। शौर्य ने गुस्से से सिवाय को देखा। सिवाय फिर बोला, अरे यार तू तो बुरा मान गया, तेरी बहन मतलब मेरी मेरी क्या, मेरी छुई मुई? शौर्य राजवीर से कहा, इसे लेकर जा वरना मैं गुस्से में कुछ कर दूंगा। सिवाय ने फिर से शौर्य को चिढ़ाते हुए कहा, साले साहब बुरा मान गए। शौर्य ने गुस्से में पास में रखे गिलास को जमीन पर दे मारा। राजवीर ने सिवाय को बाहर जाते हुए कहा, सर बाहर जाइए, मैं बात करता हूँ सिवाय से। आज खुश था, बेशक उसकी और शौर्य की कितनी भी दुश्मनी थी, लेकिन शौर्य काफी हद तक ठीक हो गया था। यह देखकर सिवाय को कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था। राजवीर जबरदस्ती सिवाय को कमरे से बाहर कॉरिडोर में ले आया। राजवीर बिना किसी भाव के बोला, सर आप जानते हैं वह अभी अभी ठीक हुआ है और आप उसके साथ ऐसी बातें कर रहे हैं। सिवाय ने मुस्कुराकर कहा, साला ठीक हो गया ना, अब दहाड़े मारेगा? मुझे देखकर तो कुछ ज्यादा ही दहाड़ मारेगा, मजा आएगा उसके साथ लड़ने में। बस यह जल्दी से ठीक हो जाए और मुझ पर हमला करे, फिर जो मजा आएगा ना वह बस मैं ही जानता हूँ। किसी और के साथ लड़ने में मजा ही नहीं आता। शौर्य की बात अलग है, वह बंदा टक्कर देता है। राजवीर कई सालों से सिवाय के साथ काम कर रहा था, इसलिए राजवीर को इतना तो पता था कि सिवाय शौर्य को ठीक देखकर खुश है। राजवीर बोला, सर प्लीज सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए, आप भी पूरी तरह से ठीक नहीं हैं, मैं बात करता हूँ। राजवीर इतना बोलकर सौर्य के पास चला गया। करीब 20 मिनट बाद राजवीर वापस सिवाय के पास आया और बोला, सर मैंने सौर्य को अच्छे से समझा दिया है। सिवाय बोला, क्या बात है राजवीर, कुछ तो है तुझमें जो तेरी बात हर कोई मान लेता है। दृष्टि भी तेरी बात मानकर चली गई और सौर्य ने भी तेरी बात मान ली। राजवीर बोला, ऐसा कुछ नहीं है सर, अगर किसी को समझदारी और प्यार से समझाया जाए तो वह समझ जाता है, लेकिन समझाता भी वही है जो समझदार हो। बेवकूफ लोगों को समझाया ही नहीं जा सकता, क्योंकि बेवकूफ लोग कुछ समझना ही नहीं चाहते। उन्हें लगता है वही दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार। फिर मुस्कुराकर बोला, मुझे तेरी इतनी लंबी चौड़ी स्पीच में कुछ समझ नहीं आया, बस इतना ही समझ आया कि तूने कई बार समझदार शब्द बोला है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुझे बेवकूफ बोला है, पर तेरा मुझे बेवकूफ बोलने से मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा, हर्टेड। राजवीर ने मन ही मन कहा, जानता हूँ बेवकूफ खुद को कभी बेवकूफ नहीं समझता, बहुत इंटेलिजेंट समझता है, लेकिन वह कहते हैं ना, शेर को भी सवा शेर मिलता ही है। एक ऐसा इंसान आएगा जिसके सामने तुम पानी भरोगे, या जो मुस्कुरा कर किसी भी इंसान को हर्ट कर देते हो, ना एक दिन खुद भी उतना ही हर्ट होगे। सिवाय ने राजवीर के कंधे पर हाथ मारकर
बस कर, मन ही मन कितनी गाली देगा। चल अब चलते हैं, आर्या की थेरेपी का टाइम हो गया, फिर मुझे ऑफिस भी जाना है। शिवाय और राजवीर दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ रहे थे। शिवाय थोड़ा आगे आगे चल रहा था और राजवीर पीछे पीछे। दोनों अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। शिवाय ने ध्यान नहीं दिया और सामने से आए हुए इंसान से टकरा गया। शिवाय ने बहुत एटीट्यूड था, इसलिए उसने उस आदमी को देखकर गुस्से में कहा, दिखाई नहीं देता, अंधे हो? तुमने तो चश्मा लगाया हुआ है, शायद सच में अंधे हो। उस आदमी ने अपना चश्मा आंखों से हटाकर कहा, दिखाई तो तुम्हें भी नहीं देता, लेकिन तुमने चश्मा नहीं लगा रखा है। ब्लैक चश्मा लगा कर रखा करो, सामने वाले को भी तो पता चले तुम कितने बड़े अंधे हो। शिवाय ने एटीट्यूड के साथ कहा, रघुवंशी परिवार अपने से बड़ों पर हाथ नहीं उठाता, वरना एक पंच में ही तुम्हारा मुंह सूजा देता। उस आदमी ने कहा, लेकिन रजावत परिवार में ऐसा कोई रूल नहीं है। रजावत परिवार में छोटों को आराम से पीट देते हैं। इतना कहकर उस आदमी ने शिवाय को पंच मारने के लिए हाथ उठाया तो शिवाय ने उसका हाथ वहीं पकड़ लिया। शिवाय ने सुलगती हुई आंखों से कहा, शिवाय रघुवंशी नाम है मेरा, मुझ पर हाथ उठाना तो दूर, मुझे छू भी नहीं सकते। इतना कहकर शिवाय ने उस आदमी का हाथ झटका और पंच बनाकर उसे मारने को हुआ, लेकिन उस आदमी ने भी शिवाय का हाथ पकड़कर उसे पीछे की तरफ मोड़ दिया। उस आदमी ने भी गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, वरदान सिंह रजावत नाम है मेरा, मुझ पर हाथ उठाना तो दूर, नजर उठाकर भी नहीं देख सकते, वरना तुम्हारी भूरी बिलौटी सी आंखें तुम्हारे पास नहीं रहेंगी। तभी वहां राजवीर और वरदान सिंह रजावत के बॉडीगार्ड आ गए। दोनों ने एक दूसरे को छुड़वाते हुए कहा, सर प्लीज, आप एक बड़ी पर्सनालिटी हैं और ऐसे लड़ते हुए अच्छे नहीं लगते। शिवाय और वरदान एक दूसरे को गुस्से भरी नजरों में देख रहे थे। शिवाय वरदान को पॉइंट करते हुए बोला, कोशिश करना आगे से मेरे सामने ना आओ, वरना जिंदा नहीं बचोगे। वरदान ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, वरदान सिंह रजावत अपने रास्ते नहीं बदलता, लेकिन जो उसके रास्ते में आता है उसे अपने रास्ते से हटाकर जरूर देता है। आखिर कौन था ये वरदान रजावत? क्या रजावत शौर्य से मिलने आया है? आखिर क्या शिवाय से डरना बंद कर देगी आर्या? क्या हर्षवर्धन हीर से शादी कर पाएगा? जानने के लिए प्लीज़ दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।